हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम करने वाले हैं पी वाई क्यू। और इससे पहले हमने क्लास 5 क्लास कर ली हैं। हमारी पी वाई क्यू 5 क्लास तक हो गई हैं और आज ये हमारी जो है 6 क्लास है, क्लास 6 रहने वाली है। होपफुली आप सभी ने उनको वॉच किया होगा और देखा होगा कि किस तरीके से जो सीटेट का पेपर है बन करके आता है, क्योंकि ये जो भी आपके सभी मैं पी वाई क्यूज़ करा रही हूँ ये सारे क्या हैं, ऑफिशियल ही जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, वही हैं ये, और अलग से नहीं उठाए गए हैं कोई भी क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर को। और जो भी यहाँ पर आंसर की यहाँ पर शो की हुई है, यानी कि जो भी मैं आंसर आपको बताती हूँ वो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के ही हैं। तो आप बिना बेझिझक के कि आंसर आप जो भी है वही है फाइनल आंसर सीटेट के द्वारा दिया गया, तो आप उसे ही सही माने। ठीक है, रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो मैं पूरी पूरी कोशिश रहती है कि जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, ऐसी हो कि आपको इजीली समझ में आए और चीज़ें आप अच्छे से समझ सकें, और उससे रिलेटेड जो भी अगर आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से हो जाए, और आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा उस टॉपिक से तो उसे भी आप क्या है अच्छे से कर पाएँ। तो इसी के साथ फिर क्या है कि आज हम अपनी क्लास 6 भी शुरू करते हैं। और जो आज का हमारा पेपर है ये हमारा जो 2022 में, अगर आपको पता हो थोड़ी बहुत, अगर आप नॉलेज रखते हो इस बात की, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा गया था सीटीएट के द्वारा। तो वो 2000 आपका दिसंबर में आपके हुए थे 2022 और 23 के जो आपके एग्ज़ाम्स हुए थे। बट अभी क्या है, वो अगेन ये ऑनलाइन मोड में थे। और अभी क्या है कि उससे पहले भी और अब उसके बाद भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो आपके पेपर पेंसिल वाले या पेपर पेन वाले मोड में हो रहे हैं, है ना। यानी कि आपको उसमें क्या है OMR शीट दी जाती है, क्वेश्चन पेपर शीट दी जाती है, जिसमें आपको उसे क्या है गोले उसमें भरने होते हैं। तो पहले बीच में इन्होंने किस तरीके की कुछ करने की कोशिश की थी, बट लेकिन शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस वजह से क्या है दोबारा से ही वो OMR वाली चीज़ यहाँ पर शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो एक बात ये थी। दूसरी बात ये है कि इसमें जो पेपर हुए थे वो आपके एक बार में ही, जैसे कोई भी जो स्टूडेंट्स है एक बार में ही आपके सारा पेपर नहीं हुआ था। इस शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स हुए थे। जैसे कि कुछ बच्चों का कभी ले लिया, जैसे कि आपके और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उस तरीके से ही एक साथ नहीं हुए थे। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पेपर्स हमारे होंगे अलग अलग शिफ्ट में आए हुए, हम क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आंसर ऑफिशियल आंसर की ही यहाँ पर भी आंसर्स मैंने चूज़ किए हुए हैं। और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा है और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, plants like Cascata amarvale do not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which it is climbing. What is Cascata called? तो यहाँ पर दिया गया है कि कस्कुटा अमरवेला जैसे पौधों में हरित लवक नहीं होता, यह जिन पौधों पर चढ़ता है उन्हीं से तैयार भोजन प्राप्त करता है। कस्कुटा को क्या कहा जाता है? तो परपोषी, शैवाल, परजीवी, लाइकेन। तो जो कस्कुटा वाला जो आपका पेड़ होता है ये होता है आपका परपोषी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये ये अपना खाना क्या है खुद से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अभी मैं यहाँ पर क्या है एक इमेज ऐड करने वाली हूँ, जिससे आपको जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारा ये जो क्वेश्चन है आएगा, तो आप देखेगा, आपको चीज़ें अच्छे से उसे देख करके और सही से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड की है। तो देखिए, प्रिपेयर देयर ओन फूड होते हैं और डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, यानी कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं और ये क्या है अपने खाने के लिए दूसरे जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन पर क्या है डिपेंड करते हैं। तो इसमें आते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि अपना खाना थ्रू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना खुद बनाते हैं ये।
ठीक है। और यहाँ पे जो इस वाले मोड में क्या होता है कि इन्हें हम कहते हैं कि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें आपके आते हैं क्या, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, पैरासाइटिक और होलोजोइक आते हैं। सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, जैसे रोटन ब्रेड और मशरूम। तो जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो मतलब क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में यहाँ से कि जो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, या फिर जो सैप्रोफाइटिक जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेटोट्रॉफिक होता है, वो आपका मतलब उसमें किस तरीके से वो खाना खाते हैं अपना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर हल्का सा इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये चीज़ क्या है आपकी इम्पोर्टेंट है और आपको क्या है याद रखनी है। इसके बाद पैरासाइटिक में क्या होता है कि ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग दैम। तो ये अपना जो खाना है दूसरे से लेते हैं बट लेकिन उनको मारे बिना, जैसे लीस होती है, जैसे जुएँ वगैरह हो जाती हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जो पेट्स होते हैं आपके घर में या जो भी कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं उनके भी शरीर पर क्या है कि छोटे छोटे मतलब पिस्सू या फिर वो हो जाते हैं, लीस टाइप जैसे से हो जाते हैं। तो वो भी क्या है आपके पैरासाइटिंग है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि जो भैंस या गाय वगैरह के ऊपर भी कोई बर्ड आ करके क्या है खाना मतलब उनको खाता रहता है। तो वो भी क्या है आपके पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि मतलब वो उसके ऊपर आकर के बैठा तो है पर लेकिन उसे मारा नहीं और बट लेकिन वहाँ से अपना खाना ले लिया है। इसके बाद आता है होलोजोइक में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर इनटेक एंड आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनको लिया जाता है, जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ले लिया जाता है। तो जो ह्यूमन्स होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने हैं। हर किसी के एग्जाम्पल भी उनका मतलब जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किस बेसिस पर कर रहे हैं कि वो खाना अपना बना पाते हैं या नहीं। दूसरा क्या है कि मतलब वो किस टाइप के होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज किसके अंदर आती हैं। तो आपको इस बारे में क्या है सभी चीज़ें याद रखनी हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिए, नहीं तो क्या है आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। वैसे होपफुली इतना हार्ड नहीं है तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या था, परपोशी, ठीक है। तो क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाता दूसरे पर डिपेंड होता है तो ये पैरासाइटिक में आएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट आर स्टमक। इट इज़ अ थिक वॉल बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैट एंड एस, इट लाइक्स लाइज बिटवीन फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए अब एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं हम इसे। हमारे मशे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन गलत हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, पहली चीज़ गलत बताना है कि कौन कौन से गलत हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शायद ये वाला ऑप्शन गलत ले लिया है, यहाँ पर आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो क्या है कि गलत हैं। तो यह एक मोटी भित्ती की थैली है, हाँ ये सही बात है। इसकी आकृति एस की नहीं, ये जे शेप में होता है कुछ इस तरीके से, तो जे शेप कहेंगे, ऐसा आकृति का नहीं होता है। यह भोजन की नली और आंत के बीच में होता है, ये भी सही बात है। यह आहार नाल का संकीर्णतम नहीं, संकीर्णतम भाग नहीं है, ये बड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी और डी हैं आपके, ये दोनों गलत है और हमसे क्या पूछा गया था, गलत ही पूछा गया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक ये वाला ऑप्शन लगा दिया है तो आप इसे कंसिडर नहीं करिएगा, आप सही ऑप्शन जो है यही वाला है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो देखिए अगेन मैटर वाले चैप्टर से यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिल गया है हमें, और लगभग हम देख भी रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर हमने और जो भी क्वेश्चन किया वहाँ पर भी हमें एक दो क्वेश्चन क्या है रिपीट या सेम टॉपिक से रिपीट क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि उन टॉपिक को क्या है अच्छे से पढ़ के जाना है, और इस चीज़ का श्योर है कि वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका सोनोरस एंड हार्ड होते हैं, लस्टर्स और मैलिएबल होते हैं, ब्रेकिंग डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हमर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तौर पर अधातुओं का गुण है। तो अधातुओं का जो गुण होता है वो कौन सा होता है, ध्वनि और ठोस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो ध्वनिक नहीं होते हैं। जैसे आपने लकड़ी है, वुड है या प्लास्टिक है, अगर आप उनको बजाते हो तो क्या वो आवाज़ करते हैं, नहीं, बट आवाज़ नहीं करते हैं। बट जो आपके मेटल्स होते हैं अगर आप उनमें साउंड उनको
बजाते हैं तो क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या होते हैं, आपके ध्वनिक होते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। तो चमकीले और नहीं, चमकीले भी नहीं होते और ना ही आघात वर्णीय होते हैं, क्योंकि अगर हम लकड़ी को मतलब आप देखेंगे कि अगर लकड़ी पे चमक आती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। आघात वर्णीय अगर हम इसको पीट करके शीट बनाना चाहेंगे तो क्या ये बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप इनको तोड़ेंगे तो ये चूरा हो जाएंगे। या फिर इसका एक अदर एग्जांपल आप ग्लास भी ले सकते हैं, जैसे ग्लास को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या है, वो चूर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये आपका नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक ये भी नहीं होता है। ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं आपकी, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक बिल्कुल भी नहीं हैं, वो आपकी क्या होती है, मेटल्स ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब हटा देती हूँ, सारा मैस हो गया है आपको, वरना समझने में दिक्कत आएगी सही ऑप्शन चूज़ करने में। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा यही आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, कि हथौड़े से पीटने पर क्या हो जाते हैं, ये चूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि एसिड, बेस, न्यूट्रल और इंडिकेटर्स दिए गए हैं और उनको मैचिंग करनी है हमें। तो देखिए एसिड क्या है हमारा यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। बेस हमारा वाटर, तो एसिड है यहाँ पर हमारा बी, और बेस है हमारा यहाँ पर ए। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है हमारा यहाँ पर वाटर होता है, और इंडिकेटर क्या है हमारा, टर्मरिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी अगेन मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, और ये आंसर ऐड कर दिया है जो कि नहीं है। हमारा आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, हमारा आंसर होगा सेकंड वाला, कि जो फर्स्ट का है बी है ना, फर्स्ट का बी है, सेकंड का ए है, थर्ड का डी है और फोर्थ का सी है। तो हमने सबसे पहले क्या था कि एसिड, अगर आपको अच्छे से पता होगा कि कौन सी चीज़ क्या है, तो देखो फर्स्ट का भी सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया हुआ है, तो पहला करते ही क्या है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी ऐसे ही सेम ऊपर में, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हम फ्लो में ध्यान नहीं रहता है, और हम ऑप्शन भरना कुछ होता है और हम कर कुछ और आते हैं, तो सेम गलती अभी हमसे एग्ज़ाम में भी रिपीट होती हैं। तो हमें उन गलतियों से बचना है, और पूरी ध्यान से, पूरे कॉन्शियस होकर ही हमें क्या करना है, अपने आंसर को लगाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो हमारे, अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारी इमली होगी। जो क्षार होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, एक मिनट, ये अगेन, हाँ, क्षार होते हैं हमारे, खिड़की साफ़ करने के लिए होते हैं, है ना। और जो उदासीन है, जल हमारा उदासीन है, और सूचक यानी कि हल्दी, जो एसिड बेस की जो हम टेस्टिंग करते हैं। और ये बेसिकली आपका जो ये टॉपिक है, ये आपका क्लास 7 से लिया गया है, एसिड बेस वाले चैप्टर से। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर हमने ये वीडियो डाली हुई है, तो आप देखिएगा, लर्निंग अकेडमी बाय वर्षा पर जाइएगा, और वहाँ पर देखिएगा आपको क्लास 7 का चैप्टर होगा, आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर होगा ये, है ना। तो मुझे अभी क्लियरली इतना याद नहीं है, तो आप देखिएगा जा करके, आपको उससे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा, पूरी डिटेल वहाँ पर आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको अपना आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पे बताना है कि विलन का रंग हरे से नीला हो जाता है। अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद आयरन सल्फेट है। अभी आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हमें गलत बताना है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो है यानी कि सही है, और आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखो, अभी तक हमने जो भी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो PYQ करे हैं पहले, ठीक है, उसमें भी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, और अगेन यहाँ पर भी रिपीट हो गया है किसी ना किसी फॉर्म में, तो आपको उसे भी ध्यान से करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ प्लीज़ आप उन्हें कर लीजिएगा, और क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद है कि आयरन, क्योंकि क्या होता है, ऊपर होता है कॉपर से, तो इसलिए क्या है, वो अब ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सही बात है। अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद आयरन सल्फेट है, हाँ, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया हम आयरन से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन सल्फेट मिलता है। तो विलन का रंग हरे से नीला हो जाता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है हमारा, क्योंकि उल्टा होता है इसमें, हरे से नीला नहीं होता, नीले से हरा हो जाता है। अगेन मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर रही हूँ, जिससे आपको फिर से चीज़ें क्लियरली हो जाएंगी कि
किस तरीके से रिएक्शन होने पर कलर चेंज होता है, तो आपको माइंड में वो अच्छे से रह जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने इमेज ऐड कर दी है। यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर जब इसमें आयरन ऐड किया, मतलब आयरन की कील यहाँ पर ऐड की हुई है, तो यहाँ पर क्या है, विलियन ये ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस रिएक्शन हो रही है। और अभी हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे, मतलब ऑप्शंस पढ़े थे, वो उसमें किस तरीके से दिए हुए हैं। तो देखिए आप, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये था ना कि विलियन का हरा का रंग हरे से नीला, तो हरे से नीला नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। और मैंने इमेज भी इसलिए ऐड की है जिससे आपको क्लियरली याद रहे, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए, अगर अगेन क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो आपको क्या है, गलत नहीं करना है। तो चलिए अब इसे हटा देते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आंसर नंबर क्या है, फर्स्ट इसमें सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्सड विद आयरन टू कन्वर्ट इट इनटू स्टेनलेस स्टील, विच इज़ दैट मेटल। तो क्या है कि निम्नलिखित में से एक धातु आयरन को स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित करने के लिए मिश्रित की जाती है, वह धातु कौन सी है। तो जब हम धातु आयरन को स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके साथ हम मिलाते हैं क्या, क्रोमियम को मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, सही आंसर है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट लोमी सोइल, विच इज दैट। अगेन अभी हमें यहाँ पे कम से कम तीसरा या फोर्थ क्वेश्चन है ये जो रिपीट हुआ है PYQ से ही, या उस कह दो उस टॉपिक से, सोइल वाले टॉपिक से ही। तो अभी तक हमने एरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये सब पढ़ा था, है ना। तो अगेन यहाँ पर क्या आएगा कि लोमी सोइल के बारे में हमें बताना है कि कौन सा गलत है। दोमट मृदा के विषय में निम्नलिखित में से एक विकल्प गलत है, वह कौन सा विकल्प है। दोमट मृदा रेत, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है, सही बात है। ह्यूमस खाद होती है, ठीक है। इसकी जल धारण क्षमता है, हाँ बिल्कुल है। यह वायु को धारण नहीं करती, ये गलत है, ये वायु को धारण करती है, ठीक है। तो मैंने कल भी और उससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चंस या PYQ करवाए थे उसमें भी मैंने आपको इमेज शो करी थी, वहाँ पर जो थी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी अलग अलग सॉइल के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाइएगा, देखिएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से क्या है, रिपीट हुए हैं। तो आंसर करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 4 होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, द कॉलम फर्स्ट लिस्ट सम लिविंग बींग्स एंड कॉलम 2 लिस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैचेस कॉलम फर्स्ट टू दैट ऑफ 2। तो हमें ये बताना है कि कॉलम 1 दिया गया है और यहाँ पर कॉलम 2 है और हमें उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पर हैं, तो हमें मैच करना है। तो आप इजीली वैसे कर लेंगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो पहला क्या है, इसमें जो कॉकरोच होते हैं हमारे, उनके लिए हमारे ट्रैकिया होता है, फिश के लिए गिल्स है, देखो ये सबको पता है। तो थर्ड का ए हमारा क्या है, 3 ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन कट गया है। इसके बाद हमारा अर्थवॉर्म भी क्या लेता है, स्किन से सांस लेता है, तो सेकंड का बी। तो सेकंड का बी हमारा इसमें है, तो ये वाले ऑप्शन भी कट गए हैं, ये वाले तो बचा ये वाला बस। देखो थर्ड का ए और सेकंड का बी यहीं पे दिया हुआ है, तो बाकी के ऑप्शन कट हो गए और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया है। इसके अलावा जो हमारी जो लिजर्ड्स होती हैं वो हमारी लंग्स होते हैं उनके पास में, और इस जो फ़िश के पास गिल्स होते हैं, और हम इस तरीके से क्या है, हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं किस तरीके से है ये, कि जो कॉकरोच होता है हमारा केंचुआ त्वचा, सेकंड का बी। और जो हमारी मछली होती है वो गिल्स, सेकंड का ए, सॉरी थर्ड का ए। तो बस हमारा यहीं पर क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आपको सबका ध्यान रखना है कि एक दो, मतलब एक या दो मिला लो आप, उसी से ही आपका क्या है क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और तिलचट्टा के लिए यहाँ पे श्वास नली है और छिपकली के यहाँ पे फुफ्फुसा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अगेन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो देखिए
ये भी हमारा जो रक्त परिसंचरण करके एक चैप्टर है हमारा, क्लास 7 में ही है शायद, ये 7 या 8 में है, 7 में ही लग रहा है मुझे, वहाँ पर होगा तो आप देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा वहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी से। तो पढ़ते हैं, इसमें क्या है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, blood flow is rapid and at high pressure, thus veins have thick elastic walls. The valves present in arteries allow blood to flow in one direction only. एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में कौन से ऐसे कथन सही हैं? धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं। तो देखिए, तो इसमें जो आपका आंसर होगा, जो धमनियाँ होती हैं यानी कि जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ यानी कि आर्टरीज जो होती हैं वो आपकी, वो ऑक्सीजन युक्त हृदय से शरीर तक, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो आपका हार्ट होता है, अब वो क्या करती हैं, आर्टरी, जब वहाँ पे सारा ब्लड, आपके 4 पार्ट होते हैं और यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है, तो आर्टरीज होती हैं वो आपकी क्या है, या बॉडी तक क्या करती है, वो ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपका स्टेटमेंट सही है। शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक लाती हैं, हाँ। तो ये आपकी आर्टरीज हो गई। और जब बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होता है, वो वेन्स क्या करती है, इकट्ठा करके क्या करती हैं, वो आपकी हार्ट तक लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है आपका वो भी ठीक है। इसके बाद है कि रुधिर का प्रवाह तीव्र और उच्च दाब पर होता है, इसलिए शिराओं की नहीं, यहाँ पर ये जो वर्ड है शिरा, शिरा की जगह यहाँ पर आना चाहिए था धमनी। धमनी की जो भित्तियाँ होती हैं वो मोटी और लचीली होती है, ना कि शिराओं की। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। इसके बाद है धमनियों में उपस्थित वाल्व। अच्छा, धमनियों में जो वाल्व होंगे वो कपाट रुधिर को केवल एक ही दिशा में नहीं, देखो पहली बात तो धमनियों में कोई वाल्व नहीं होते, वाल्व आपके हार्ट में होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर गलत हो गया है। तो जो ऑप्शन नंबर जो आपका ए और बी है, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आर्टरीज और वेन्स वर्क करती हैं हार्ट और बॉडी के साथ हमारी, है ना, और आपके साथ दिमाग में क्या है वो इमेज अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इमेज ऐड कर दी है, अब आप इनसे अच्छे से समझिएगा कि देखो ये पे हमारा क्या है, यहाँ पर हार्ट है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, लाइट कलर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये हमारी जो रेड कलर की हैं ये है हमारी क्या, आर्टरीज हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नहीं आर्टरीज, देखो ऑक्सीजनेटेड रिच पुअर ब्लड, पुअर ऑक्सीजन रिच CO2 पुअर ब्लड है ये, लेफ्ट एट्रियम। हाँ, यहाँ पर शायद मैं वाली इमेज ऐड करना भूल गई, यहाँ पे ये आपकी क्या है, आर्टरीज हैं। ठीक है, ये आर्टरीज हैं जो आपकी बॉडी से बॉडी में क्या ले जा रही हैं, आपका ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेके जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर लेके जा रही हैं, और यहाँ पर जो वेन्स हैं आपकी ये जो गंदा ब्लड है इकट्ठा करके हार्ट में भेज रही हैं। तो देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर ये हो रही है, आपकी फंक्शनिंग हो रही है। दूसरी यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, इस वाले क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरीज वेना कावा केव, पल्मोनरी वेव और एओर्टा से आपके क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। जो मेन आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे। तो जो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये एक ऐसी आर्टरी होती है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वैसे तो देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आर्टरीज की बात होती है तो वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, कैरी करती हैं। बट अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात आएगी तो वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कैरी करेगी, और कहाँ, हार्ट से लेकर के वो कहाँ जाती है, आपकी लंग्स तक लेके जाती है, जहाँ से क्या है ब्लड आपका प्योर होकर के वापस से कहाँ पर आता है, हार्ट में आता है। और जो यहाँ पर ये जो लेकर के कौन आ रहा है इसको, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर भी केस अलग हो जाता है कि जो आपकी वेन होती है वैसे तो वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन ही आपकी एक ऐसी सिंगल वेन होती है जो क्या करती है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू
हार्ट, तो आपको यहाँ पर ये याद रखनी है, ठीक है। और एओर्टा जो होती है आपकी, ये क्या करती है, पूरी बॉडी तक आपका क्या है, जो ब्लड है वो फैलाती है, ठीक है। तो आपको ये 2-3 बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है आप रिलेटेड टू हार्ट और आर्टरी एंड वेन्स, जिससे कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपको एक समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। एक बार और अच्छे से बता देती हूँ जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि आपका यहाँ पर क्या है, हार्ट है, और हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी आर्टरीज कैरी करती हैं, और जो आपका बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपकी वेन्स कैरी करती हैं, ठीक है। पर पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, एक अकेली ऐसी आर्टरी होती है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो कि हार्ट से लेकर के लंग्स तक जाता है। और जो आपकी पल्मोनरी वेन है, एक ऐसी सिंगल वेन है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि लंग्स से हार्ट तक लेके जाती है। एओर्टा क्या करती है, पूरी जो बॉडी में हार्ट से क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक यहीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं, और यही कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब ये थी बात इस हार्ट की फंक्शनिंग की। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि आपकी आर्टरी और वेन से रिलेटेड, कि जो आपकी आर्टरी और वेन्स मतलब कैसी होती है, किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर होता है, अब इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पहला पॉइंट है कि जो प्रेजेंस ऑफ थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स विद नैरो ह्यूल्यूमन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये वेन्स थिक होती है, जबकि जो आर्टरी होती हैं, क्योंकि पूरे ब्लड प्रेशर वहाँ पर अच्छा होता है, तो इस वजह से क्या होती है, वो थिक होती हैं, है ना। तो आर्टरी के लिए आपको याद रखना है। और जो वेन्स होती है हैव थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स विद वाइड ल्यूमन। आर्टरीज में क्या था, ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर, देखो ये हाई प्रेशर में है, और ब्लड फ्लोज इन लो प्रेशर, सर्व्स टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। देखो बिल्कुल सेम वही बात है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट, सर्व टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, है ना। और आर्टरी में क्या होते हैं, वाल्व्स क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं, जबकि उसमें क्वेश्चन में क्या आता था कि प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो आपके वेन्स में होते हैं ये आपके, ठीक है, जिससे कि जो गंदा ब्लड है वापस से वो जो है बॉडी में ना जा पाए। तो यहाँ पर आपके ये जो आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो ऐसे गेट से खुले हुए हैं, ये आपके क्या है, आपके वाल्व्स ही हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, और ये बहुत अच्छी मैंने यहाँ पर टेबल ऐड की हुई है, जिससे कि आपका एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अच्छे से अपने नोट्स में ऐड करिएगा और देखिएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसे हटाते हैं यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या था, एक तो आपका पहला वाला सही था, है ना, पहला क्वेश्चन सही था हमारा, सॉरी पॉइंट सही था। दूसरा हमारा कौन सा सही था, ए है, और वेन्स कैरी बी, और सेकंड वाला ए और बी ओनली, ये दोनों ही क्या है क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं, बाकी आपके क्या है, गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन plants. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. Phloem transport water in plants. Food is transported by xylem in all parts of plants. Photosynthesis generates energy which helps in pulling water from roots to different parts of plants. हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। पौधों में जल एवं खनिजों के संवहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य बताना है हमें यहाँ पर। इसके बाद है, पौधों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के संवहन के लिए नली जैसी नलिकाएं होती हैं। तो हाँ सही बात है कि मृदा से जल और पोषक तत्वों के लिए क्या है, नलिकाएं होती हैं, जिससे कि जो पानी और खाना है सारे बॉडी पार्ट्स तक प्लांट के फैल सके। इसके बाद है, पौधों में फ्लोएम जल का संवहन करता है, नहीं। तो फ्लोएम जो होता है वो जल का संवहन नहीं करता, वो खाने का संवहन करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। भोजन का संवहन जाइलम द्वारा होता है, नहीं। जो भोजन का जो संवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है, तो उल्टा यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो जो आपका जल जो फ्लो करता है प्लांट में वो होता है आपका जाइलम द्वारा, और जो फूड आपका फ्लो करता है वो आपका फ्लोएम टिश्यू द्वारा है फ्लो करता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए हैं। इसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो जल को जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक खींचने में सहायता करती है। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका
गलत है। तो ऐसा नहीं है कि खींचने के लिए नहीं करती है, वो खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहाँ पर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, अगर आपके बी और सी अगर आपको पता है तो बी और सी जहाँ जहाँ है उन्हें कट कर दीजिए, बचा डी और ए। तो ए तो हमें श्योरली है, तो फिर हमारा डी भी गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा केवल एक आंसर क्या मिल गया हमें, मिल गया है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, छोटा मोटा कन्फ्यूज़न भी है, तो आप इस तरीके से एक दो ऑप्शन को पढ़ करके भी क्या है आप उस क्वेश्चन का सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की, तो आपको ध्यान रखना है। कई बार होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप वही आपका आंसर चूज़ करो जिस पे आप बिल्कुल श्योर हो। और जब आप श्योर होंगे तो उसके बाद अपने ऑप्शंस चेक करिए आपकी कौन सा ऑप्शन आपकी श्योरिटी से मैच हो रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर देखना है कि जो नहीं हो रहा होगा फिर उसी तरह से क्या है आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। और देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने कल वाले PYQ में करा था। कल जो हमने PYQ यानी कि क्लास 5 जो हमने करी थी उसमें हमने ये PYQ करा था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पूछा गया था। तो कॉर्न, कुकुम्बर, पपाया ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और यहाँ पर आपका जो रोज़ है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो द्विलिंगी पुष्प है हमारा गुलाब। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12। तो 12 जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं क्या है इसमें कि ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन इन 64 सेकेंड। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि और हमसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, वो मतलब अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी का हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय जो टोटल टाइम लगा है हमारा कि टाइम टेकन, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, टाइम टेकन। तो हमारे नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है 40 है, टाइम हमारा कितना लगा है 64 सेकेंड लगा है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 10 जो 40 और यहाँ पर करेंगे 16 बार, तो 10/16 आ गया। अब ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, f की वैल्यू आई है। अगर मैं ही इसको उल्टा कर देती हूँ, ठीक है, अगर चूँकि हमें टाइम पीरियड चाहिए तो ये हो जाएगा क्या 16/10 हो जाएगा। तो 0.2 पर जाएगा तो क्या आंसर बनेगा 1.6 हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है आपको अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाए तो आपके लिए याद रखने की ज़रूरत है कि आपको फॉर्मूला पता हो, तो आप क्या है इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूजेस दिस प्रॉपर्टी। देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कई बार क्या होता है कि वायर हमारा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को कि वायर हीट हो गया है हम ऐसा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में नहीं होती है, वैक्यूम क्लीनर में नहीं होती है, वाटर पंप नहीं होती है, तो टोस्टर्स वगैरह जो होती हैं आपने देखे होंगे कि उसमें इस तरह की तारें लगी रहती हैं और हम अपना ब्रेड उसके अंदर डालते हैं और वो टोस्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की ये वाली जो मतलब तरीका है हम अपनी टोस्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार गर्म हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र इस गुण का उपयोग करता है, तो है कौन सा है, वो टोस्टर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कॉलम यहाँ पर 1 और 2 अगेन दिया गया है, फिर से हमें मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो तरीका यह है कि जो सबसे ईजी हो, तो देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है आपका, कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि थर्ड का भी। अब थर्ड का भी यहाँ पर कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, एक से ही आंसर मिल गया, बाकी हम और भी कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा कन्वेक्स मिरर है ये आपका क्या होता है, साइड मिरर होता है। जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसमें जो साइड मिरर लगे हुए होते हैं ये वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका कनकेव मिरर है वो आपके डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, और जो आपका कन्वेकेव लेंस है ये आपकी क्या है, फ्लैश लाइट में यूज़ होता है। तो इस तरीके से क्या है हमने सभी ऑप्शंस को मैच कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या है 2 ठीक होगा, क्योंकि एक ही से ही हमारा क्या है आंसर यहाँ पर मैच हो जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 अगेन। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लासिफाइड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं हमारे हमने पढ़े हैं वो क्लास 8 या 7 की ही चैप्टर है हमारा,
क्लास मतलब जो एनसीईआरटी की क्लास 7 या 8 की जो चैप्टर्स हैं, आप जाइएगा चैनल पर और वहाँ पर देखिएगा। तो वहाँ पर ये चैप्टर हमने पढ़ा है, फ्रिक्शन वाला करके जो घर्षण वाला चैप्टर है उसमें ये आएगा। आप वहाँ पर देखिएगा। घर्षण वाले चैप्टर से आई थिंक पहले है ये चैप्टर को, जिसमें ये बातें दी गई हैं फोर्स रिलेटेड। आपके कॉन्टैक्ट और बिना कॉन्टैक्ट वाले जो फोर्स हैं आपके, संपर्क और संपर्क बल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशनल है और मैग्नेटिक, ये तीनों ही आपके असंपर्क बल के उदाहरण होते हैं। ठीक है। और जो आपका मस्कुलर फोर्स होता है या आपका फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है, ये आपके होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रिक्शन फोर्स इज अनडिजायरेबल। तो ऐसी कौन सी यहाँ पर घटना है जो घर्षण बल अवांछनीय है। तो राइटिंग विद अ पेन और पेंसिल, होल्डिंग एन अर्थन पोट कुल्हड़, वॉकिंग ऑन अ रोड, ऑपरेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। पेन या पेंसिल द्वारा लिखना, मिट्टी के एक पात्र कुल्हड़ को पकड़ना, किसी सड़क पर चलना, मशीन की गति करते भाग को प्रचलन करना। तो देखिए, हमें अगर पेंसिल से लिखेंगे तो भी हमें क्या है, फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी का अगर कोई हम घड़ा पकड़ते हैं तो भी हमें फ्रिक्शन चाहिए, सड़क पर चलने के लिए भी। पर अगर मशीन के जो मतलब भाग हैं वो आपस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें फ्रिक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि वो कौन सा केस है जहाँ पर हमें डिज़ायरेबल नहीं है, वो अनडिज़ायरेबल है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके भी आप अपना क्या है आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है 4। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट प्रेशर। तो प्रेशर से रिलेटेड यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन सरफेस फॉर द सेम फोर्स, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल walls on the walls of the container. Air exerts atmospheric pressure on us. We don't feel atmospheric pressure as it is negligible in quantity. तो दाब के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। तो समान बल के लिए किसी सतह का जितना छोटा क्षेत्रफल उतना अधिक दाब। हाँ, सही बात है। आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि मान लो आपने चाकू से, जो चाकू होता है हमारा, अगर वो पतला हो गए हाथ से, अगर आप उसको किसी सरफेस पर काटने के लिए करेंगे तो आपको वहाँ पर मेहनत कम करनी पड़ेगी। बट अगर आप यही चीज़ को क्या कर देंगे, चौड़ा कर देंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है। द्रव पात्रों में की दीवारों पर दाब डालते हैं। सही बात है कि आप किसी भी चीज़ में पानी को रख दे तो वो भी क्या है, दीवारों पर क्या है, प्रेशर डालता है। वायु हम पर वायुमंडलीय दाब डालती है। हाँ, सही बात है कि भाई अर्थ पर हम रह रहे हैं तो वायु भी क्या है, हम पर दाब डालती है। हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते क्योंकि यह मात्रा में नगण्य है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो बॉडी का जो प्रेशर है और जो वायुमंडल का प्रेशर है उसको क्या करता है, इक्वलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्लड होता है और ब्लड प्रेशर और जो वायुमंडल का प्रेशर है वो बराबर हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि हम जन्म से ही अर्थ पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो वायुमंडल का प्रेशर है हमें मतलब ना के बराबर लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 4 वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। पर और हमसे क्या पूछा था, गलत वाला पूछा था। तो गलत वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट साउंड। तो साउंड से रिलेटेड हमें सही बताना है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। इन ह्यूमन्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड कैन रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ध्वनि कंपन करती वस्तुओं से उत्पन्न होती है। हाँ, सही बात है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, गलत है। ध्वनि के संचरण के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए। और अगर वैक्यूम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वैक्यूम होने से क्या है, अगर वहाँ पर हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। मतलब अगर हम कोई 2 लोग हैं,
ठीक है। और वो किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जो वैक्यूम है, या यानी कि आप स्पेस में चले गए, वहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ वैक्यूम है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो कुछ भी आपस में बोल ले, कुछ भी एक दूसरे को कह दे, एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट भी है वो गलत हो जाता है। मानव में वाक तंतुओं का कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। हाँ, सही बात है कि जो हमारी वाक तंतु होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सड़क के किनारे पौधारोपण ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकता है, तो सही बात है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ABD है ये आपका क्या है, ठीक होगा। सॉरी, बी तो आपका गलत है, तो जो जहाँ बी है सब हटा दो, तो कौन सा बचता है आपका ACD बचता है, तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो जो चीज़ें आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही ए लाइन ऐसी थी जो हमें मतलब गलत थी और वो सभी में दे रखी थी, तो बाकी सब गलत हो गए इस तरीके से, और जो हमारा सही वाला ऑप्शन है वो हमें बिना मेहनत के ही हमें मिल जाएगा। तो आपको चीज़ों को क्या है, बस थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है, देखना है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आंसर आप लगाएंगे। तो अगर आपको पता होगा, चीज़ें आपने अच्छे से करी होंगी, तो आप हल्की सी निगाह से ही क्या है उस आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनकरेक्ट अबाउट चार्जेस। तो चार्जेस के बारे में पूछा है यहाँ पर। स्टैटिक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग an electroscope can detect whether a body is charged or not. Like charges repel each other. A glass rod become negatively charged when it is rubbed with silk. तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। आवेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है। रगड़ने से स्थैतिक आवेश उत्पन्न होता है। हाँ बिल्कुल। एक इलेक्ट्रोस्कोप यह पहचान सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। हाँ ये बात भी सही है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ ये बात भी सही है। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। नहीं, ऋणात्मक नहीं होती, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, तो इसलिए 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट 4 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए इसी में ही अब दूसरा क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज़ से हमें मिल गया है यहाँ पर। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसे आप कर लीजिएगा अपने जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, उसका एक छोटा सा मतलब पेपर पे लिख करके उसको टांग लीजिएगा, जिससे कि आपको वो अच्छे से क्या है याद हो जाए। तो इसमें पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। तो जो सबसे ऊपर एल्यूमिनियम आता है, जिंक, आयरन, कॉपर। तो अभी क्रियाशील को घटते क्रम में लगाना है, तो ज़्यादा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इसका क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगेन मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ ऐड कर रही हूँ, जिससे कि आपको इजीली दोबारा से समझ में आ जाए कि ये क्रम क्यों ठीक हुआ है। क्रम तो देखते हैं उस इमेज को। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ को ऐड कर दिया है। तो पहली चीज़ तो अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो आप यहाँ पर देखो, एक मैंने आज ट्रिक भी ऐड की है कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इस तरह से आप इनके फर्स्ट लेटर और यहाँ के भी फर्स्ट लेटर को मैच करके अपनी एक ट्रिक बना सकते हैं कि क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो आप यहाँ पे देखिए, जो देखो एल्यूमिनियम है यहाँ पर है, ये रहा। चेंज कर लेती हूँ मैं कलर। तो यहाँ पर जो आपका एल्यूमिनियम है, उसके बाद आपका जिंक आ गया है, उसके बाद आपका आयरन आ गया है, और यहाँ पर आपका आ गया है कॉपर। तो इस तरह से क्या है आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दूसरा, इस वाली टेबल में एक बार देखते हैं कि जो ये वाली जो टेबल होती है, यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या माना जाता है, बेस माना जाता है, कि उससे ऊपर की जो मेटल्स होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, और उससे नीचे की जो मेटल्स होंगी वो कम रिएक्टिव होंगी, ठीक है। तो मैंने दोनों टेबल्स ऐड कर दी है, जिसकी वजह से क्या है आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे है। और ट्रिक भी ऐड कर दी है मैंने यहाँ पर, जिसकी वजह से आप इजीली क्या है याद भी रख सकते हैं। नहीं तो आप बार बार 2-3 बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो भी क्या है आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से हटाते हैं और बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट अबाउट साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक नॉलेज। अच्छा देखिए, अब यहाँ से आपके पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि किस तरीके पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में।
तो पहला है साइंटिस्ट यूजेस द वन साइंटिफिक मेथड टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। साइंटिस्ट नॉलेज इज टेंटेटिव, साइंटिफिक नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक नॉलेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी। हिंदी में देखते हैं, वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। वैज्ञानिक नए यहाँ पे हमें गलत खोजना है। वैज्ञानिक नए ज्ञान की खोज हेतु एक नियत वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान अनंतिम है। वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ है। वैज्ञानिक ज्ञान समाज से प्रभावित। तो यहाँ पर आपका देखो, जो ज्ञान समाज से प्रभावित है, इस वाले में क्या होता है कि जो हाँ बिल्कुल, जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो सारे समाज से भी प्रभावित होता है। दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक जो ज्ञान होता है वो वस्तुनिष्ठ है। हाँ कि मतलब श्योर हमें उसका आंसर मिलता ही है। मान लो हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही आएगा, हम कितनी बार भी उसको कर ले, कोई भी कर ले, ठीक है। इसके अलावा जो ज्ञान अंतिम है, टेंटेटिव है। हाँ सही बात है, मतलब क्या है, हो सकता है कि जो रूल आज बना दिया गया हो, कुछ समय बाद जब और आगे चल के साइंटिस्ट उस पर काम करे तो उस पर थोड़ी सी कुछ वही कमियां या कुछ भी निकल सकता है, तो वो मतलब अंतिम नहीं होता, अनंतिम हो सकता है, मतलब उसको आप परमानेंट नहीं मान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि वैज्ञानिक नए ज्ञान की खोज हेतु नियत वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। हाँ तो ये एक नियत वैज्ञानिक विधि तो नहीं होती है, विधि तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है यही गलत है, और हमें क्या है, एक गलत आंसर ही क्या है हमें चूज़ करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहाँ पर सही 1 है, फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ। What should be the purpose of science education at elementary school level? To become a scientifically literate citizen of the society, to acquire skill set so that all children become technologists in their later life, to know facts and principles so that all children become scientists in their later life, to know memories and learn about facts, principles and theories in science। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? समाज का वैज्ञानिक तौर पर साक्षर नागरिक बनना, कौशलों को अर्जित करना जिससे सभी बच्चे भविष्य में शिल्प वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकविद बन सके, तथ्यों और नियमों को जानना जिससे सभी बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक बन सके, विज्ञान के तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों के विषय में जानना, याद करना और सीखना। देखिए यहाँ पर देखो, आपने याद करना वाला है तो रोट वाली बात आ गई, तो रोट तो भाई हमारा बिल्कुल मना करता है, हमारा जो एनसीएफ है एनईपी है, तो ये वाला ऑप्शन तो इसलिए करेक्ट हमारा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तथ्यों और नियमों को जानना जिससे सभी बच्चे, देखो सभी बच्चे ज़रूरी थोड़े ही सभी बच्चों को हमें साइंटिस्ट ही बनाना हो, ऐसा भी नहीं है भाई, हर किसी का अपना अपना करने का अलग अलग मन होता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। कौशलों को अर्जित करना जिससे सभी बच्चे, अगेन यहाँ पर सभी बच्चे भविष्य में नहीं, ऐसा भी कुछ हमारा पर्पज़ नहीं है। समाज को वैज्ञानिक तौर पर साक्षर नागरिक बनाना, हाँ कि उसमें एक मतलब कोई भी है, एक नागरिक है, साक्षर वैज्ञानिक का मतलब है कि उसमें एक लॉजिकल थिंक डेवलप करना, वो किसी भी फील्ड में जाए, कहीं भी जाए, तो वो लॉजिक लगा पाए, तर्क वितर्क कर सके, सही चीज़ें हैं नहीं हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपने आंसर को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो देखो एक बार में पढ़ने से ना समझ में नहीं आएगा, लगेगा सभी ठीक है, बट लेकिन ध्यान से पढ़ने के बाद हमें क्या है कि एक आंसर को यहाँ पर चूज़ कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 23। व्हाइल द परफॉर्मिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन इन साइंस क्लासरूम अ साइंस टीचर कीप्स ऑन आस्किंग दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चंस ड्यूरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन? To understand students' knowledge about the concept, to access students' understanding of the concept, to maintain silence in the class, to sustain interest of students in the class। विज्ञान की कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करते हुए विज्ञान की शिक्षिका लगातार पूछती है, अब आगे क्या होगा? प्रदर्शन के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संकल्प के संदर्भ में विद्यार्थियों का ज्ञान समझना, संकल्पना की समझ पर विद्यार्थियों का आकलन करना, कक्षा में मौन अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना। तो देखो अनुशासन की बात नहीं होती है यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसके अलावा संकल्पना की समझ पर विद्यार्थियों का आकलन नहीं, हम ऐसा भी नहीं है कि भाई संकल्पना के बेसिस पर, देखो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी।
तो यहाँ पर इसका एक नेगेटिव वे में है कि हम बच्चों को जज कर रहे हैं कि इस तरीके से ये है, ऐसे तो ये नहीं आता, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो ये भी कट है। इसके अलावा संकल्प के संदर्भ में विद्यार्थियों का ज्ञान समझने से भी मतलब यहाँ पर कोई बेस्ट इसका ऑप्शन नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 की कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाना। जब कोई टीचर क्या करती है, कोई मतलब प्रदर्शन कर रही है क्लास में, किसी चीज़ के बारे में दिखा रही है, बच्चे पूरे क्यूरियस होकर के देख रहे हैं उसको, तो क्या है कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर शांति बनी रहेगी, अनुशासन तो अपने आप ही बन जाएगा, तो उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर हमें आकलन भी नहीं करना है। हो सकता है कि कोई बच्चे उनके माइंड में किसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हों, पर जो टीचर आंसर जानना चाह रही है वो नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डांटना डपटना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो मेन पर्पज़ है हमारा यहाँ पर उनमें रुचि बनाए रखना। ठीक है, अगर हम रुचि बनाए रखेंगे तो जो बाकी के ऑप्शन है हमारे वहीं पर इंक्लूड हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा बेस्ट जो ऑप्शन होगा 4 करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। Which one of the following is an important feature of science curriculum? D. Contextualized content in science textbooks, activity-based teaching, content-loaded textbooks of science term and summative examination only for assessment. निम्नलिखित में से विज्ञान पठ्यचर्या की क्या एक मुख्य विशेषता है? विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री को प्रसंगाधीन करना, क्रियाकलाप आधारित प्रशिक्षण, विज्ञान की सामग्री से लदी पाठ्य पुस्तकें केवल आकलन के लिए, सत्र अंत योगात्मक परीक्षा। देखो इसका आंसर तो आप बिना आँख बंद करके लगा दोगे, सारे नेगेटिव हैं, सिर्फ एक ही छोड़ के, और यही एनसीएफ और एनईपी हमारा बोलता है कि क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है हमारा सही होगा, बाकी क्या है हमारे यहाँ पर गलत ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। स्टेटमेंट दिया है कि साइंटिस्ट यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू अप्रोच एनी इन्वेस्टिगेशन। स्टेटमेंट बी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज लीनियर एंड हायरार्किकल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू लॉज। सही बताना है हमें इसमें। तो वैज्ञानिक किसी खोज या जांच के लिए विभिन्न प्रक्रमों का उपयोग करते हैं। हाँ, सही बात है। वैज्ञानिक ज्ञान का विकास अवलोकन परीक्षणों से नियमों एक रेखीय और श्रेणीबद्ध रूप से होता है। नहीं, ये गलत है, ये रेखीय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा स्टेटमेंट वो सही है, बी हमारा गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है ये हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक लिटरेसी। तो गलत बताना है। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट एंड प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल डिसीजन मेकिंग। Understanding of scientific concept improve participation in civic and cultural affair of society. Use of scientific knowledge helps in building economic productivity of the society. More scientifically literate society decrease the need of scientists and technologists in the society. हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। वैज्ञानिक साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? वैज्ञानिक संप्रतियों और प्रक्रमों का ज्ञान एवं समझ व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। हाँ, सही बात है। वैज्ञानिक संप्रतियों की समझ समाज के नागरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी को बेहतर बनाती है। बिल्कुल ठीक बात है। वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग समाज की आर्थिक संपत्ति के निर्माण में भी सहायक है। हाँ, बिल्कुल सहायक करता है। देखो, जब अच्छी वहाँ पर रिसर्चेज वगैरह होंगी, हमारे देश में अच्छे काम होंगे, तो हमारी आर्थिक संपदा भी अच्छी होगी। ठीक है ना। अति वैज्ञानिक रूप से साक्षर समाज वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों विदों की समाज में आवश्यकता को कम करता है। नहीं, ये गलत है। भाई ये चीज़ तो अच्छी होती है, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है और हमें गलत ही बताना है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, और इस तरीके से ही क्या करना है, आपको भी अपना आंसर चूज़ करना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इज़ 4 करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। कैन यू फिगर आउट अ वे टू मेजर द हाइट ऑफ ए ट्री? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली इंडिकेट द मिनिएचर ऑफ दिस क्वेश्चन? अटेंशन फोकसिंग क्वेश्चन, प्रॉब्लम पोजिंग क्वेश्चन, मेजरिंग कंप्यूटिंग क्वेश्चन, कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन। क्या आप एक वृक्ष की ऊंचाई मापने का मार्ग निकालती हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न के प्रकार को सही इंगित करता है? ध्यान केंद्रित समस्या रखने का, मापन और अभिकलन, और तुलनात्मक और विपर्यासी प्रश्न।
तो देखिए ध्यान भी ठीक है, समस्या देखो यहाँ पर मार्ग क्या आप एक, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मैम ने, तो अब वहाँ पे निकाल सकते हैं, नहीं बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रॉब्लम उनके दिमाग में डाल दी है मैडम ने, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप में एक प्रॉब्लम पोजिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है देखो जो ऑप्शन नंबर 3 है होने को, तो देखो वो भी आंसर हो सकता है कि मापन और अभिकलन भी हो सकता है, कि जब हम पेड़ की ऊंचाई को माप रहे हैं तो बच्चे वहाँ पर मापन और अभिकलन का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो कौन सा ज़्यादा सही माना गया है, सेकंड को माना गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये 28। Which of the following is least desirable to access learners' experiences of a field trip in science? Presentation, पोर्टफोलियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जर्नल राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के अधिकर्ता के अनुभवों को आंकने के लिए न्यूनतम अपेक्षित है? तो अगर हम बच्चों को भ्रमण पे ले जा रहे हैं और उसके जो अनुभव को अगर हम पूछ रहे हैं, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे कम अच्छी है? ठीक है, ठीक तो सभी है बट सबसे कम अच्छी पूछी है। तो देखो प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन भी ठीक है, पोर्टफोलियो भी ठीक है, पत्र लेखिका भी ठीक है। यहाँ पे मतलब थोड़ी डाइवर्जेंस आ रही है, बट जो बहुविकल्प प्रश्न है ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग को शो कर रहा है यहाँ पर। तो बहुविकल्प प्रश्न जो होता है आपका, जो ऑब्जेक्टिविटी है यहाँ पर, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पर लीस्ट कम है, मतलब लीस्ट अच्छा माना जाएगा इसको। ठीक है, अगर भ्रमण करके आ रहे हैं तो बच्चों से भाई हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई उन्होंने क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा। अब उनके सामने 4 ऑप्शन रख दिए भाई, वो तो उनमें से कोई एक ही पूछेंगे, तो वो कम अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इमर्ज्ड इन अ ग्रुप डिस्कशन इन अ क्लास ऑन असेसमेंट। असेसमेंट इज एन ongoing and continuous process. Purpose of assessment is assessment of learning. Another purpose of assessment is assessment for learning. Assessment is done at the term and to evaluate objectives achieved. एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। कक्षा में आकलन पर समूह परिचर्चा में निम्नलिखित कथन उभरे हैं। आकलन एक लगातार चलने वाला और सतत प्रक्रम है। आकलन का उद्देश्य अधिगम का आकलन है। आकलन का एक अन्य उद्देश्य अधिगम के लिए आकलन करना है। निष्पादित उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए सत्र अंत पर आकलन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेंगे कि यहाँ पर आपको निर्माणात्मक और योगात्मक, यानी कि आपको फॉर्मेटिव और समेटिव लिखा है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको ये बताना है कि जो फॉर्मेटिव में कौन से स्टेटमेंट आता है और समेटिव में कौन से स्टेटमेंट आता है। तो देखिए सबसे पहले जो अंत की बात हो रही है, तो अंत में हमारा क्या आता है, समेटिव में आता है ये हमारा। ठीक है, इसके बाद जो आपका ऑप्शन नंबर सत्र के अंत में जो होता है, इसके बाद है आपका एक लगातार और सतत प्रक्रम। ये आपका लगातार तो आपका फॉर्मेटिव में आ जाएगा। तो ए तो डी आपका समेटिव किस में है, समेटिव में डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो देखिए अगेन यहाँ पे मैंने फिर से ये क्वेश्चन, ये इसे हम नहीं मानिएगा आप, ये गलत है। ठीक है, जो मैं आप कर रही हूँ वो सही है। तो ये वाला हो गया है, ये भी है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आकलन का एक अन्य उद्देश्य अधिगम के लिए। अधिगम के लिए, जब के लिए की बात हो जाती है यानी कि 4 आ जाता है, तो वो आपका ए में मतलब फॉर्मेटिव में आता है। तो फॉर्मेटिव वाला आपका इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। तो अभी हम श्योर नहीं है ये किस में होगा। ठीक है, इसके बाद है आकलन का उद्देश्य अधिगम का आकलन है। तो अधिगम का आकलन तो ऑफ, यानी कि ऑफ लर्निंग होता है आपका इसमें आपका समेटिव में। तो बी आपका समेटिव में, यानी कि बी और डी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है 1 करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर देखो पिक्चर ऐड कर रही हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे फॉर, ऑफ और एज लर्निंग को, जिससे कि आप आगे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए असेसमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव होते हैं। फॉर्मेटिव में हमारा फॉर और एज आता है और समेटिव में हमारा ऑफ लर्निंग आता है। ठीक है, तो फीडबैक फॉर इंस्ट्रक्टर होता है, फीडबैक फॉर लर्नर होता है, फीडबैक फॉर इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है ना, तो कि लास्ट में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्लास में उसने अच्छा परफॉर्म दिया नहीं, तो ये समेटिव असेसमेंट लास्ट में आता है हमारा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इमेज आती है। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे
एग्जाम्पल्स हैं असेसमेंट के कि फॉर्मेटिव में कौन से आते हैं और समेटिव में, आपको ध्यान रखना है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपका फॉर्मेटिव में रूब्रिक्स होते हैं, क्लास डिस्कशन, चेकलिस्ट, क्वेश्चनरी, जर्नल प्रोग्रेस नोट्स होते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, कॉन्फ्रेंस, पीयर और सेल्फ इवैल्यूएशन। समेटिव में आते हैं आपके रूब्रिक्स, रिटन टेस्ट, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो, रिटर्न रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, पीयर और सेल्फ इवैल्यूएशन। तो इसमें से कोई कोई ऐसे हैं जो आपके सिर्फ समेटिव में ही आएंगे और कोई कोई ऐसे हैं जो सिर्फ आपके फॉर्मेटिव में, जैसे रूब्रिक्स और रूब्रिक्स हैं, ये आपका दोनों में आ रही हैं। इसके अलावा जो आपका ये पीयर इवैल्यूएशन है, ये भी आपका लास्ट में आ रहा है, दोनों का एक साथ इसमें भी हो रहा है ना। तो कुछ कुछ आपके सेम हैं, तो आपको ये याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर पता करना हो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में, तो आप ये देखिए कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपका, इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ असेसमेंट गोज़ थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो ये वाला असेसमेंट हम तब करते हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ाते हुए, चैप्टर कंप्लीट करते हुए, कि तुम्हें कितना सीखा, अच्छा इस कहानी में ये हुआ था, या फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, तो आप उसे क्या सीखे। तो बीच बीच में लर्निंग जो हमारी हो रही है उसको जानने के लिए। इट इज़ एन असेसमेंट फॉर लर्निंग भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, फोर शब्द फॉर्मेटिव से रिलेटेड है। देखो ये फोर और ये फोर मैच कर लेना, इससे आपको अगर वैसे याद नहीं आया तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड लूप होल्स एंड गैप्स विच कैन बी इम्प्रूवड इन फ्यूचर। मान लो आपने बच्चे को कोई भी चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, और आपने उससे क्वेश्चंस पूछे और बच्चा वहाँ पर अटक रहा है या कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पे उसके जो लूप होल्स है, जो गैप्स है, वो समझ पाएंगे कि अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है, और आप उसको वहीं पर ही क्या है उसको करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है इट इज़ बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोस करेंगे आप, एक तरह की प्रॉब्लम है ये, और प्रॉब्लम को क्या है आपने डायग्नोस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट एंड हेल्प टीचर टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस मेथड। मान लो बच्चों, अब जो कोई भी चैप्टर या टॉपिक टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, हो सकता है कि पूरी क्लास में कुछ बच्चों को तो वो समझ में आया हो, बट लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं वो उसे समझ नहीं पाए हों, तो टीचर को क्या करना है कि वो अपने मेथड को और अपने इंस्ट्रक्शन को क्या है चेंज करके देखेगा, जिससे कि बाकी किस बच्चे भी क्या है उसको इजीली समझ सकें। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू मॉनिटर द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। तो मतलब मॉनिटरिंग हो रही है एक तरीके, यानी कि ध्यान रखा जा रहा है कि वो कैसे सीख पा रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में हो रहा है। इसके बाद हमारा समेटिव असेसमेंट, दिस टाइप इज़ यूजुअली डन एट द एंड ऑफ द लर्निंग। तो समेटिव यानी कि योगात्मक, आपने हिंदी में इसका नाम देखा, तो इसका मतलब ही यही है कि लास्ट में, यानी कि एंड में होता है ये। इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे ये याद रखना है, ऑफ लर्निंग की जब बात आती है तो वो आपका समेटिव होगा। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग एंड टेल दैट हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड। तो यहाँ पर जब हम लास्ट में क्या होता है कि फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, हम उनका रिजल्ट देते हैं, है ना, उन्होंने कौन कौन से ग्रेड पाए हैं, A B C ग्रेडिंग करते हैं हम, और बच्चों को ये पता चलता है और टीचर को भी कि कितना उसने सीखा, है ना, पूरे साल उसने जो पढ़ाई करी थी, एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसने कितना सीखा, कितने अच्छे मार्क्स या ग्रेडिंग उसने ली है। इसके बाद है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग। अच्छा ये तो हो चुका है। इट इज़ बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन, यानी कि एक तरह का आपका इवैल्यूएशन पे बेस्ड होता है। यहाँ पर हमने डायग्नोस कर दिया और यहाँ पर हमने क्या करा है, इसका इवैल्यूएशन करा है, या फिर हम इसको यहाँ पर कहेंगे डायग्नोस करने के बाद हमने इसको मतलब मरहम पट्टी लगा दी, फाइंड आउट कर दिया, लास्ट में आकर के ठीक निकल गया सब चीज़ें। इसके बाद है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इफ़ द टीचिंग मेथड वाज इफेक्टिव एंड टेल हाउ मच लर्निंग हैज़ टेकन शेप। और ये बताता है कि जो टीचिंग मेथड्स यूज़ हुए थे वो कितने प्रभावशाली रहे, और बच्चे ने जो सीखा है वो किस हद तक सीख पाया है उन मेथड्स के हेल्प से। इसके बाद है इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, और ये क्या करता है, बच्चे की जो लर्निंग हुई है उसको इवैल्यूएट करने के काम आता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक से डिफरेंस थे समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, क्वेश्चन में जो CTET का आपका पेपर होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इस इमेज को हटा देते हैं, होपफुली अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यही हमारा आंसर था, है ना। इसे भी हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और पेज थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन देखिए आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और मैं जो इमेजेस यहाँ पर मैंने लगाई हैं उसका रीज़न भी यही है कि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, आप उसको क्या है कि ठीक से अगर नहीं करेंगे तो वो बाद में दिक्कत कर सकती हैं।
तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 था करेक्ट, है ना। समेटिव हमारा इसमें डी में था और फॉर्मेटिव हमारा ए इसमें है। ये आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारी क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 30। एनी वेल रिटन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव of a lesson plan should have performs conditions and criterion component in it. Read the following instructional objective. Give a set of picture depreciating types of energy transfer. The student will be able to label them as convection, conduction and radiation. Which option is the correct match for column first to that of second about the instructional objective? तो परफॉर्मेंस कंडीशन क्राइटेरियन और ये बताना है हमें। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। किसी भी सुनियोजित पाठ्य योजना के निर्देशित उद्देश्यों में कार्य, परिस्थिति और मापदंड के घटक होने चाहिए। निम्नलिखित निर्देशित उद्देश्यों को पढ़िए। ऊर्जा स्थानांतरण के प्रकार दर्शाते चित्रों के सेट को देने पर विद्यार्थियों ने संवहन, चालन और विकिरण से नामांकित कर सकेंगे। निर्देशित उद्देश्यों के संबंध में स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 के लिए कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो कार्य यहाँ पर क्या हो रहा है? तो देखिए ऊर्जा स्थानांतरण के प्रमुख कार्य नामांकित करना, यानी कि वो लिख रहे हैं वहाँ पर तो नामांकित कर रहे हैं। तो फर्स्ट का क्या होगा यहाँ पर? बी। इसके बाद है आपकी परिस्थिति। तो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यानी कि कंडीशन, नहीं परिस्थिति का मतलब हाँ परिस्थिति यानी कि कंडीशन। तो जो कंडीशन है यहाँ पर वो क्या है? आपका चित्रों को सेट कर देना, चित्रों का एक सेट देना, मतलब आपने परिस्थिति क्या दी? चित्रों को एक सेट दिया है, ठीक है। इसके बाद है आपका मापदंड यानी कि क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? नामांकित कीजिए, यहाँ पर है चालन, संवहन, विकिरण और के रूप में नामांकित कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर चित्रों का बी का तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही है यहाँ पर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। कंडीशन एकदम से तो है। अरे यार, हाँ तो यहाँ पर हमारा कार्य तो हमारा यही है चित्रों को सेट करना। तो फर्स्ट का सी कहाँ पर है हमारा? कार्यों को सेट, नहीं एक मिनट दोबारा चेक करते हैं, ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। कार्य ऊर्जा संचरण के प्रमुख मुख्य प्रकार नामांकित कीजिए। ओके, इसके बाद है परिस्थिति, मापदंड का एक सेट। देखो सेकंड का सी तो सही है, सेकंड का सी कहाँ पर है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस वाले में है, सेकंड वाले में। हाँ तो यही सही होगा आपका, सेकंड का सी। क्योंकि देखो जो परिस्थिति हमने क्या दिया कि चित्रों का एक सेट दिया है, तो ये तो परिस्थिति दे दी। तो जब परिस्थिति दे दी है तो वो किस ऑप्शन में है? हमारे इसी ऑप्शन में, और कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से क्या है, हम ये भी एक तरीका है हमारा आंसर ढूंढने का, है ना। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी, और इस तरह से आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट लेकिन हमें फिर से अगेन ध्यान से देखना है और चेक करना है। तो क्या है कि यहाँ पर जो हमने परिस्थिति क्या बन रही है, वो हमारे चित्रों का एक सेट दिया है, वो हमारी यहाँ पर क्या है? परिस्थिति है। इसके बाद क्या है कि जो कार्य हमें क्या है कि ऊर्जा स्थानांतरण के मुख्य प्रकार नामांकित करना, ठीक है। मापदंड क्या है कि जो क्राइटेरिया है चालन, हाँ भाई क्राइटेरिया ही तो हुआ एक तरह का, ये कि चालन है, समवहन है, मतलब इससे अलग तो और हमने कुछ पूछा नहीं है। क्राइटेरिया दे दिया कि भाई यही चीज़ों को आपको करना है, इससे कुछ और अलग नहीं करना है, तो क्राइटेरिया ये भी सही बात है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, ठीक है। तो कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पेपर करते हुए, या मैं खुद भी जैसे कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, तो आप भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ठीक से करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमने अपने आज के PYQ के भी 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। होपफुली आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है पिक्चर्स, इमेजेस ऐड करने की, आपको समझाने की, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आती है मेरी वीडियोस तो लाइक करना है चैनल को, वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना है, और क्या है सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप साइंस के नोट्स, अगर अब आपके देखिए एग्ज़ाम में लगभग बस एक ही मंथ बाकी है, आपका 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है साइंस के लिए, साइंस सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना है, लर्निंग अकेडमी बाय वर्षा पर जाना है। वहाँ पर सभी NCERT की मैंने क्लास 6, 7, 8 की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। और आप उन्हें जाइए, देखिए, और सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, पेडागोजी को छोड़ करके जो भी सब क्वेश्चन है आपके वहाँ पर आए गए हैं। बल्कि आप जब करेंगे ना, क्योंकि मैंने जो एक्सरसाइज पीछे की भी हैं उन्हें भी इंक्लूड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली नोट्स जो थ्योरी है वो पढ़ा के छोड़ दिए, पीछे की एक्सरसाइज भी हमने की हुई है। और बहुत बार क्या होता है कि उन एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। अगर आपने मेरी
क्लासेस देखी हैं और PYQ भी अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल वो रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो जो कोई भी है वो आपके आसपास जानने में साइंस से रिलेटेड इसका भी एग्ज़ाम हो CTET का, या इसके अलावा भी अगर आप कोई ऐसा NCERT का क्योंकि अब सब जगह वही फॉलो होती है, वहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप जाइएगा और मेरी NCERT साइंस की जो वीडियोस हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो थोड़ी स्लो लगती है तो उसे 2x पर करके देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप उसे दोबारा वॉच कीजिएगा, ठीक है। आपको डेफिनेटली चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए। डेफिनेटली इस बार आपका एग्ज़ाम ज़रूर पास होगा, ठीक है। तो बाय एंड टेक केयर।